नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम एक बार फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन डॉक्टर आर.के. गेवा की पुस्तक से। हो सकता है ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए पुस्तक अलग अलग लेखकों की आती हो, लेकिन इसमें कंटेंट बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? गणितीय अवधारणाएं यानी कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने किए हैं, जैसा कि मैं पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन ये बताना आवश्यक है कि इसमें हमने लघुगणक यानी कि लॉगरिथम पढ़ लिया है। लॉगरिथम समझना चाहते हैं पूरा विस्तार से समझिएगा। वक्र पढ़ लिया है, वक्र यानी कि ग्राफ बनाना। अवकलन पे हमारा पूर्ण डिस्कशन हो चुका है और अब हम समाकलन कर रहे हैं। फिर आने वाले समय में क्रमचय और संचय और प्रायिकता पर भी विस्तार से पढ़ाई करेंगे। समाकलन क्या है, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में हमने तैयार करवाया था। वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए और वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम बिना किसी फालतू बकवास के सीधा चलते हैं समाकलन पर। समाकलन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स किए हैं, उनको आप जरूर समझिए। समाकलन दो प्रकार का होता है, जैसे अभी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। समाकलन के प्रकार होते हैं, एक तो अनिश्चित समाकलन और दूसरा निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन को कहते हैं इनडिफिनाइट इंटीग्रेट्स और निश्चित समाकलन को कहते हैं डिफिनाइट इंटीग्रेट्स। अनिश्चित समाकलन का क्या मतलब है और निश्चित समाकलन का क्या मतलब है? समाकलन का मतलब क्या है? अवकलन का उल्टा प्रोसेस। ठीक है, अनिश्चित समाकलन में क्या होता है, इसमें कोई हमें एक फिक्स रेंज नहीं दे रही होगी, मतलब ऊपर और नीचे की सीमाएं नहीं दे रखी होगी, निम्न और उच्च सीमाएं जब नहीं दे रखी हो, आपके पास कोई एक फिक्स सरहद नहीं हो, सीमा नहीं हो। निश्चित समाकलन का मतलब क्या है, इसमें आपको एक सीमा तय करके दे देंगे कि x का मान यहां से लेके यहां तक आपको डालना है। कोई फंक्शन दे देंगे, उस फंक्शन में x का मान यहां से लेके यहां तक डालना है, तो दो सीमाएं तय कर रखी हो, तो एक निश्चित सीमाएं हो गई है वहां। तो निश्चित सीमाओं की वैल्यू पुट करके समाकलन निकालना है हमें। ठीक है, उन दो सीमाओं के बीच में बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू घटाएंगे तो उनके बीच का डिफरेंस आएगा और वो एक निश्चित वैल्यू आएगी, इसलिए निश्चित समाकलन दो निश्चित सीमाओं के बीच में होता है। अनिश्चित समाकलन में हमें कोई सीमाएं नहीं दी जाती है, हम कोई वैल्यू आ रही है उसमें किसी भी प्रकार का x का कोई भी मान डाल करके वहां उसे सिद्ध कर सकते हैं, उसे हम चेक कर सकते हैं उसका आंसर किस प्रकार से अलग अलग आएगा। तो जब सीमाएं दे रखी हो, बस इतना सा समझ लीजिए आप कि उसकी रेंज दे रखी हो, तो वो क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेट से। और अनिश्चित समाकलन कब है, जब इसकी कोई सीमाएं नहीं दे रखी हो। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा काम है। अब समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण नियम देख लीजिए, सम इंपोर्टेंट रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। क्या है? पहला रूल ये कहता है कि एक हमें कांस्टेंट वैल्यू दे दे और साथ में उसका किसी भी फलन के साथ गुणा हो, यानी कि किसी अचर राशि का किसी फलन के साथ गुणा हो, तो ऐसी स्थिति में समाकलन होगा किस प्रकार से? तो उस फलन के समाकलन के गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात ये है कि जो अचर राशि किसी फंक्शन के किसी फलन f ऑफ x के गुणा में कोई अचर a राशि पड़ी हो, तो उसका समाकलन करते समय उस अचर को तो वैसे के वैसे बाहर ले लेंगे और उस फलन का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ऐसा नियम है कि किसी फंक्शन के गुणा में कोई अचर हो तो अचर उसके बाहर रहेगा और फंक्शन का गुणा होगा, केवल फंक्शन का ही समाकलन होगा। दूसरा नियम क्या है, यदि दो या दो से अधिक फलन योग या अंतर में हो तो उनका समाकलन उन फलनों के समाकलन के योग या अंतर के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई फंक्शन f ऑफ x जोड़ के फंक्शन g ऑफ x के दे दे साथ में, यानी f ऑफ x प्लस g ऑफ x दे दे या f ऑफ x माइनस g ऑफ x दे दे, तो उनका वो निशान तो बीच में वैसे ही रहेगा, f ऑफ x का वैसे ही समाकलन हो जाएगा और g ऑफ x का वैसे ही समाकलन हो जाएगा। यानी फलनों का जोड़ हो चाहे फलनों का माइनस हो, उनका अलग अलग समाकलन होगा और वो निशान वैसे वैसे बीच में रहेगा। अब तीसरा इसमें नियम क्या कह रहा है कि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन खंडशः समाकलन द्वारा किया जाता है, जिसके अनुसार दो फलनों के गुणनफल का समाकलन किस प्रकार से होगा, पहला फलन सेम लिख लेंगे, गुणा में दूसरे फलन का समाकलन कर देंगे, माइनस का निशान लगाएंगे और कोष्टक में रहेगा प्रथम फलन का अवकलज गुणा द्वितीय फलन का समाकलन प्लस c। मतलब आप ये समझ लीजिए कि u और v दो फलन दे रखे हैं और उनका समाकलन करना है x के सापेक्ष। समाकलन करते हैं तो dx गुणा में रहेगा, इस प्रकार से समाकलन का निशान होगा।
तो सबसे पहले तो u लिख लेंगे सेम सेम, और समाकलन कर देंगे v का, ठीक, माइनस समाकलन करेंगे इस पूरे कोष्टक का, और कोष्टक के भीतर क्या रहेगा, वो रहेगा पहले फलन यानी कि u का तो क्या करेंगे अवकलन du अपॉन dx, और v का कर देंगे समाकलन, u का अवकलन v का समाकलन का समाकलन प्लस c हमेशा रहती है समाकलन में। c को क्यों हम पास साथ में लिखते हैं वो हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं, ठीक है। अब हम समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को समझ लेते हैं, बहुत जरूरी है। x की घात n, उसका समाकलन करते समय x की घात जो है उससे एक बढ़ा देनी है, और बटे में भी जो घात जितनी आप घात जैसे n+1 होगी तो बटे में n+1 होगी। जैसे मान लो x की घात 2 है यहाँ, सपोज दैट मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँ, तो x की घात सपोज दैट n कह रहे हैं, x की घात n का समाकलन किस प्रकार से करेंगे, x की घात n का समाकलन करने के लिए कह रहे हैं x की घात n+1 कर देना है, और बटे में भी n+1 कर देना, और साथ में c लिखना है। उदाहरण के लिए मान लो x की घात 2 होता, तो समाकलन करते समय x की घात 2 गुणा dx लिखते, तो उसका उत्तर क्या होता, x की घात 3 और बटे में भी 3 प्लस c। समझ रहे हैं आप। तो जो घात दे रखी है उसे एक बड़ा लेना है। ex हो तो ex यानी जो चर घातांकी फलन होते हैं, घातांकी फलन वे वैल्यूज होती हैं जो एक निश्चित रूप से बढ़ती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक चर घातांकी एक चीज के बारे में बताता हूँ। जैसे कोरोना का वायरस है, कोरोना का वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, एक कोरोना का वायरस है, उससे 2 पैदा हुए, अब दोनों से 2 पैदा होंगे, अब 4 हो गए, अब फिर 4 से 2 पैदा होंगे, तो वो 2 के गुणा में इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो मान बढ़ता जाता है उसे चर घातांकी फलन कहते हैं। मतलब एक चैन रिएक्शन की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो चर घातांकी फलन में चर घातांकी फलन का चर घातांकी ही उत्तर होगा केवल, ठीक है, साथ में कांस्टेंट c रहेगा। 1/x हो तो उसका समाकलन करते समय log हो जाएगा e बेस पर x, जो यहाँ पर दे रखा हो कुछ भी वैल्यू, जैसे 1/x का मतलब जैसे कोई भी यहाँ वैल्यू हो तो उसका करते समय यहाँ उसी राशि का लॉग निकाल देंगे e के बेस पर प्लस c। लॉग क्या होता है ये आपको पिछले वीडियो से समझना चाहिए। a की घात x हो, जैसे 5 की घात x है मान लो सपोज दैट, तो 5 की घात x का समाकलन करते समय 5 की घात x लिख देंगे, और साथ में लॉग उसी a बेस पर, यानी 5 की घात x है तो 5 e पर, मतलब उसी बेस पर e का लॉग वैल्यू गुणा में रहेगा साथ में। साइन x का क्या हो जाएगा, साइन x dx माइनस कॉस x प्लस c। कॉस x का क्या हो जाएगा, कॉस x dx साइन x प्लस c। सेक स्क्वायर x का आपके सामने रहा है। ये सारे फॉर्मूले तो आपको कम से कम याद करने ही पड़ेंगे। ये फॉर्मूले किस प्रकार से बने और क्यों बने हैं ये सब आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा डीपली वाली बात हो जाती है। ये साइंस की स्टूडेंट्स को समझना भी होता है कि ये फॉर्मूले इस प्रकार से क्यों बने हुए हैं। ये फॉर्मूला आप भी याद कर लें कि dx मतलब 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो तो उसका समाकलन किस प्रकार से करेंगे। dx तो कुल मिला के गुणा में था, यहाँ वो गुणा में यहाँ आ गया, 1/1 था, तो उसका समाकलन कर लेंगे, साइन इनवर्स x हो जाएगा। इसी तरह से कुछ और फॉर्मूले देख लीजिए। तो ये फॉर्मूले मैं उम्मीद करूंगा कि आप जरूर याद करेंगे, और अगले वीडियो से हमें निर्देशित उदाहरणों को करना शुरू करेंगे। उदाहरण संख्याएं, जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण किस प्रकार से आप क्या क्या उदाहरण है और अगले वीडियो में क्या क्या उदाहरण करने वाले हैं। x की घात 6, 9x की घात 3, साइन x, e की घात x। आप इन के उत्तर आप अगर खुद बता सकते हैं तो जरूर कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आने वाली वीडियोस आपको कंटिन्यूटी में मिलते जाएंगे। आपको यूट्यूब पर बहुत ऐसे कम चैनल्स मिलेंगे जिन पर वीडियोस रेगुलरिटी के साथ आते हो और उन्होंने सीरीज से वीडियोस डाल रखे हो, क्योंकि पास टाइम नहीं है वीडियोस बनाने का, ठीक है। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप मुझे सपोर्ट करिए, और मैं मेहनत करके आपके लिए सारे वीडियोस बनाऊंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं।